हेलो फ्रेंड्स, आई वेलकम यू ऑल ऑन योर ऑन यूट्यूब चैनल। और आज के वीडियो में हम बात करेंगे एक फेमस पोयम माई लास्ट टचेस के बारे में, जिसको लिखने वाले पोइट हैं हमारे रॉबर्ट ब्राउनिंग। तो इससे पहले कि हम बात करें माई लास्ट टचेस की, सबसे पहले हम बात करते हैं रॉबर्ट ब्राउनिंग की, जो आपके आज के हमारे पोइट हैं। अगर हम रॉबर्ट ब्राउनिंग की बात करते हैं तो रॉबर्ट ब्राउनिंग का बर्थ ईयर है वो है 1812। 1812 में इनका जन्म हुआ एंड ही डाइड इन द ईयर ऑफ द 1879। 1879 में इनकी डेथ हुई। रॉबर्ट ब्राउनिंग जो है हमारे विक्टोरियन पोइट हैं। ठीक है, विक्टोरियन पोइट कौन थे कि एक विक्टोरियन पीरियड है हमारे इंग्लिश के अंदर 1832 या 37 से लेकर के इसको 1901 तक विक्टोरियन पीरियड माना जाता है। क्यों माना जाता है? क्योंकि आप देखेंगे 1837 में ब्रिटेन में एक रानी बनी थी जिनका नाम था क्वीन विक्टोरिया, है ना। बड़ी सुंदर रानी थी। 1837 के अंदर ये ब्रिटेन की रानी बनी और 1901 तक ये ब्रिटेन की रानी रही। इसी कारण से इस पीरियड को क्या माना जाता है? विक्टोरियन पीरियड माना जाता है। हमारे रॉबर्ट ब्राउनिंग भी इसी समय में आए थे और बहुत सारी महत्वपूर्ण रचनाएं, लिटरेरी राइटिंग्स उन्होंने इसी दरमियान की। इसीलिए रॉबर्ट ब्राउनिंग को हम क्या कहते हैं? विक्टोरियन पोइट कहते हैं ना। तो ही इज़ ए फेमस विक्टोरियन पोइट। अब देखो, रॉबर्ट ब्राउनिंग का एमिनेंस किस कारण से, क्या चीज़ उनके पास ऐसी थी जो उनको दूसरों से अलग करती थी, दूसरे विक्टोरियन पोइट से अलग करती थी? वो थे उनके ड्रामेटिक मोनोलॉग्स। ठीक है, रॉबर्ट ब्राउनिंग को जाना जाता है उनके ड्रामेटिक मोनोलॉग्स के लिए। अब ये ड्रामेटिक मोनोलॉग क्या होता है? ड्रामेटिक से हम सब परिचय है। ड्रामेटिक का मतलब क्या होता है? नाटकीय रूपांतरण, है ना। घटनाओं का नाटकीय रूप से आपके सामने पेश किया जाना, है ना। यानी नाटकीय रूप से घटनाओं का घटनाक्रम आपके सामने घटेगा। और मोनोलॉग का मतलब क्या हुआ? मोनोलॉग दो शब्दों से मिलकर के बना है। पहला शब्द है मोनो। मोनो का अर्थ होता है सोलो या सिंगल, ठीक है। और लॉग का अर्थ होता है स्पीच, डिस्कॉर्स। यानी मोनोलॉग जो भी पोएम आपके सामने दिखाई देगी उसमें केवल बोलने वाला केवल और केवल एकमात्र व्यक्ति होगा। पूरी पोएम के दौरान दूसरा कोई भी व्यक्ति नहीं बोलेगा, वो सिंगल पर्सन आपके सामने बातें करेगा। ठीक है, तो ये अपने आप में ड्रामेटिक मोनोलॉग एक पोएटिक फॉर्म हो गई, जिसके अंदर एक सिंगल कैरेक्टर होगा जो अपने विचारों को आपके साथ साझा करेगा। और रॉबर्ट ब्राउनिंग की पोएम्स के अंदर खास विशेषताएं या इसके ड्रामेटिक मोनोलॉग्स की क्या खास विशेषताएं थी कि इसके ड्रामेटिक मोनोलॉग में दूसरे कैरेक्टर्स भी होते थे, लेकिन उनके बारे में या दूसरे कैरेक्टर्स जो थे ना, वो कभी कुछ नहीं बोलते थे। वो वहाँ पे प्रेजेंट हैं, दे आर डूइंग समथिंग, वो वहाँ पे कुछ कर रहे हैं। ये केवल और केवल आपको वो सिंगल कैरेक्टर बताता था जो आपसे बात करेगा उस ड्रामेटिक मोनोलॉग के दौरान, है ना। तो ड्रामेटिक मोनोलॉग में देर विल बी ओनली ए सिंगल स्पीकर, एक सिंगल स्पीकर होगा और वही सारी की सारी बातें आपसे करेगा। दूसरे वो लोग वहाँ पर उपस्थित हैं, दूसरे लोग वहाँ पर प्रेजेंट हैं, दूसरे लोग वहाँ पर कोई एक्शन कर रहे हैं, वो आपको कौन बताएगा? ये स्पीकर ये बताएगा, है ना, बोलने वाला व्यक्ति बताएगा। माई लास्ट डचेस की बात करते हैं हम, जिस पोएम की हम आज बात करेंगे। तो माई लास्ट डचेस जो है वो 1842 में पब्लिश हुई थी। 1842 में रॉबर्ट ब्राउनिंग का एक कलेक्शन ऑफ पोएम्स आया था जिसको हम ड्रामेटिक लिरिक्स जानते हैं। और पहली बार माई लास्ट डचेस जो थी 1842 में इसी ड्रामेटिक लिरिक्स के अंदर पब्लिश हुई थी, है ना। तो 1842 में पहली बार इसका पब्लिकेशन हुआ था। अब बात कर लेते हैं थोड़ी सी इसके बैकग्राउंड के बारे में, क्योंकि पोएम पढ़ें उससे पहले इस पोएम का बैकग्राउंड जानना हम लोगों के लिए बेहद ही ज़रूरी है, अदरवाइज़ ये पोएम हम समझ नहीं पाएंगे। अब देखो, मैंने आपको बताया था कि पोएम क्या है? अपनी ड्रामेटिक मोनोलॉग है। अब इस ड्रामेटिक मोनोलॉग को आपके सामने पेश कौन कर रहा है? वो कर रहा है एक इटालियन ड्यूक। इटली से ड्यूक बिलोंग करता है। इटली में एक फरारा नाम की सिटी है, उस फरारा सिटी का एक ड्यूक है जो आप लोगों से बात करेगा, ठीक है, यानी जो आप लोगों तक मैसेज पहुंचाएगा। अब इसमें ड्यूक क्या कर रहा है? ड्यूक हेयर इज टॉकिंग विथ ए मैसेंजर, ठीक है। ये ड्यूक क्या है? विडोवर है। इसकी पहली पत्नी मर चुकी है। विडोवर है, विदुर है, पहली पत्नी मर चुकी है। दूसरी बार ये शादी करने के लिए जा रहा है। किससे शादी करने के लिए जा रहा है? काउंट की एक डॉटर है, ठीक है। काउंट की एक डॉटर है, उससे शादी करने के लिए जा रहा है। तो काउंट क्या करता है? अपने यहाँ से ये काउंट एक मैसेंजर को भेजता है कि जा भैया जा और इस ड्यूक के पास जा और इसके बारे में मालूमात कर किस तरीके का घराना है, ठीक है। तो ड्यूक ऑफ फरारा के पास में ये मैसेंजर पहुंचा है और ड्यूक फरारा और ये मैसेंजर पूरी पोएम में आपस में बात कर रहे हैं। लेकिन मैसेंजर आपसे पूरी पोएम के दौरान एक शब्द भी नहीं बोलेगा, वो वहाँ पे प्रेजेंट है और वो ड्यूक से बात कर रहा है। केवल और केवल ये कौन बताएगा आपको? ड्यूक ही बताएगा। अब थोड़ा सा हायर की मैनर कर लो, क्योंकि हमारे लिए थोड़े से नाम अटपटे हैं। देखो, हमारे यहाँ क्या होता था? सम्राट होता था, सम्राट के बाद में राजा होता था, राजा के नीचे फिर राजकुमार आते थे, है ना। इस तरीके से हायरार्की चलती थी। वैसे ही ब्रिटेन में क्या था? किंग, किंग के नीचे ड्यूक, ड्यूक के नीचे काउंट, है ना। इस तरीके से एरिया के हिसाब से अलग अलग अपने छोटे छोटे राजा हुआ करते थे, इस तरीके से हम कह सकते हैं ना।
तो ये अपने आप में क्या हुआ, एक पद हो गया। तो यहाँ पे बात किसकी हो रही है, ड्यूक की हो रही है, यहाँ पे इस ड्यूक की बात हो रही है ना। अब ये ड्यूक क्या हुआ है, ये विदुर हो चुका है, इसकी पत्नी मर चुकी है और ये इस काउंट की डॉटर से शादी करना चाहता है। तो काउंट क्या करता है, अपने यहाँ से एक मैसेंजर को भेज रहा है कि जा भैया ड्यूक के पास जा और उससे बात कर। तो वो मैसेंजर और ड्यूक आपस के अंदर बात करेंगे और उन दोनों के बीच का कन्वर्सेशन ही इसके अंदर रिकॉर्ड किया गया। ठीक है, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड थोड़ा सा और देख लेते हैं इस पोएम के बारे में। वैसे डायरेक्टली इसका कहीं कनेक्शन है कि नहीं है ये क्वाइट क्लियर नहीं है, लेकिन बहुत कुछ स्टोरी इसी ड्यूक से मिलती हुई है, इसीलिए थोड़ा सा मैं आपको इसके बारे में भी बता दूं। एक ईस्ट लाइनेज, ईस्ट वंश का एक अल्फोंसो सेकंड नाम का ड्यूक हुआ करता था। ठीक है, उस ड्यूक ने ल्यूक्रेजिया नाम की लड़की से शादी करी, जो ड्यूक ऑफ फ्लोरेंस की डॉटर थी। उसने उसे अपनी डचेस बनाया, शादी करी तो वो डचेस बन गई, ड्यूक की वाइफ डचेस हो गई, उसने शादी कर ली। लेकिन अब ये ल्यूक्रेजिया जो उस समय सिर्फ 13 साल की थी, उससे इसकी ये शादी ज़्यादा हैप्पी नहीं रही, वो ज़्यादा खुश नहीं था। यह बहुत पॉजिटिव ये ड्यूक था, बहुत धनवान होने के साथ ही बहुत घमंडी भी ये ड्यूक था। तो 3 साल बाद ही सस्पिशियस हालातों में उसकी पत्नी की मौत हो गई। ठीक है, ल्यूक्रेजिया की मौत हो गई। ल्यूक्रेजिया की मौत होने के बाद अल्फोंसो सेकंड वापस शादी करना चाहता था बारबरा नाम की लड़की से, जो टायरोल के काउंट की भतीजी थी। तो वो टायरोल का काउंट जो है ना, अपने यहाँ से टायरोल के काउंट की कैपिटल हुआ करती थी इनसब्रुक। तो इनसब्रुक से अपने यहाँ क्या करता है, वो एक मीडिएटर को भेजता है किसके पास में, अल्फोंसो सेकंड के पास में, है ना। तो इस तरीके से एक घटनाक्रम था जो हिस्टोरिकल रिकॉर्ड में है, और उसी के आधार पर हम कह सकते हैं कि स्टोरी कहीं ना कहीं इस हिस्टोरिकल बैकग्राउंड से मैच खाती है, अल्फोंसो सेकंड की स्टोरी से ये मैच खाती है। ठीक है, देखो पोएम पढ़ने से पहले इन चीज़ों का जानना हमारे लिए बेहद ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि क्वेश्चन जब भी आएगा इसमें से तो आपको इन सब चीज़ों के बारे में जिक्र करना पड़ेगा, तभी आपकी जो लिखने का तरीका है वो दूसरों से अलग हो पाएगा। अब बात करते हैं हम पोएम के बारे में। माई लास्ट टचेस, आज की पोएम का टाइटल है माई लास्ट टचेस। तो मैंने आपको बता दिया कौन है यहाँ पे, एक ड्यूक है। ड्यूक किससे बात कर रहा है, मैसेंजर से बात कर रहा है, उसके पास मैसेंजर आ चुका है, और किसके बारे में बात कर रहा है, वो लास्ट टचेस। ठीक है, देखो वर्ड दिया हुआ है यहाँ पे लास्ट। लास्ट का मतलब क्या आता है, हु इज़ नो मोर नाउ, जो अब जिंदा नहीं है, जो अब मर चुकी है, जो इस दुनिया के अंदर अब नहीं है, उसके बारे में बात कर रहा है। और माई यानी, अब देखो माई एक प्रोनाउन है। ठीक है, माई का मतलब क्या हुआ, आप जिस पे पोजीशन दर्शाते हो, पोजीशन दर्शाने वाला प्रोनाउन है, पॉजेसिव प्रोनाउन है। माई डचेस, मेरी डचेस, यानी जिस पे वो पोजीशन दर्शाता है वो मेरी थी, अपने अधिकार में रखना चाहता था उसको, वो अपने संपत्ति उसको समझता था, है ना। ध्यान रखना है इसको थोड़ा सा, कि वो अपनी संपत्ति उसको समझता था, अपनी प्रॉपर्टी उसको समझता था, और वो समझता था कि उसकी डचेस पे केवल उसी का उसका हक है। डचेस के स्वयं के कोई भी विचार हो या स्वयं की कोई भी विल हो, उसकी कोई कदर उसकी नज़रों में नहीं थी। बड़ा प्राउड, बड़ा घमंडी, बड़ा ईगोइस्टिक ये हमारा ड्यूक है। उस ड्यूक के पास मैसेंजर पहुंच चुका है, और वो मैसेंजर अब बात कर रहा है किससे, मैसेंजर से बात कौन कर रहा है, हमारा ड्यूक कर रहा है। और मैसेंजर उसको बोलता है, दैट्स माई लास्ट टचेस पेंटेड ऑन द वॉल, लुकिंग एज शी वर अलाइव, आई कॉल दैट पीस ए वंडर नाउ, फ्रॉम पेंडोल्फ्स हैंड वॉक बिजली ए डे एंड देयर शी स्टैंड्स। वो कहता है दैट्स माई लास्ट टचेस पेंटेड ऑन द वॉल। मैसेंजर को उसने पास में बिठा रखा है, सामने वो इशारा करते हुए बता रहा है कि देखो सामने की दीवार पे ये इतना बढ़िया पोर्ट्रेट बना हुआ है, और ये किसका पोर्ट्रेट बना हुआ है, मेरी पत्नी का बना हुआ है, जो अब इस दुनिया में नहीं है। मेरी डचेस थी जो इस दुनिया में नहीं है, उसका बना हुआ है, और इतना बेहतरीन बना हुआ है, एज इफ मानो कि शीवर अलाइव, वो जिंदा हो। इतना लाइवली पोर्ट्रेट है सामने बना हुआ कि मानो मेरी पत्नी जिंदा हो। इस पोर्ट्रेट को देख करके ऐसा लग रहा है इतना बढ़िया तरीके से किसी बनाने वाले ने बनाया है। फिर बोलता है, आई कॉल दैट पीस ए वंडर, मैं इसको बड़ा आश्चर्यजनक, मैं बड़ा इसको क्या कहता हूँ, एक बड़ा सरप्राइजिंग पीस कहता हूँ। वंडर यानी आश्चर्यचकित कर देने वाला पीस कहता हूँ। ठीक है, ये इतना बेहतरीन पेंटिंग है, तो मैं कहता हूँ ये बहुत वंडरफुल है, बहुत सरप्राइजिंग पीस है कि इतना बेहतरीन कैसे बन सकता है। फ्रा पेंडोल्फ्स हैंड्स वर्क बिजीली ए डे एंड देयर शी स्टैंड्स। वो कहता है, अब इसको बनाने वाले हाथ किसके थे, फ्रा पेंडोल्फ के थे। देखो फ्रा क्या होता है, फ्रा हेयर स्टैंड्स फॉर द फ्रायर। ठीक है, देखो इसमें भी बड़ी गूढ़ता है, इसको थोड़ा सा समझना। वो कहता है कि मेरी पत्नी का चित्र बनाया है, बनाने वाला इंसान कौन था, फ्रा पेंडोल्फ। फ्रा यानी फायर, फ्रायर यानी मॉन्क। देखो आप देखोगे ये मॉन्क है ना, चर्च का पादरी जिसे आप कह सकते हो, चर्च के पादरी ने उसको बनाया। अब कहना है वो क्या चाहता है, कहना वो ये चाहता है कि भैया मेरी बीवी के पास किसी आम आदमी को मैं छोड़ नहीं सकता था, वो हो सकता है मेरी बीवी से फ्लर्ट करता, तो मैंने एक ऐसे आदमी को चुना जिसके जो सेंसुअल प्लेजर से दूर था, जो इंद्रियों के
वश से दूर था, और वो कौन था? पादरी, जो सेंसुअल प्लेजर से सभी दूर रहता है। तो वो कहता है मैंने मेरी बीवी का पोर्ट्रेट बनाने के लिए चुना, और किसको चुना? फ्रा पेंडोल्फ, एक फ्रायर को चुना। और फ्रायर ने क्या करा? पूरे एक दिन, देखो फ्रायर पे भी मेरे को ज़्यादा विश्वास नहीं था, मैंने एक ही दिन दिया उसको बनाने के लिए, और पूरे दिन वो बड़ा बिजी होकर के काम करता रहा, तब जा करके उसने क्या बनाया? देयर सी स्टैंड, उसने मेरी बीवी का इतना सुंदर पोर्ट्रेट बनाया। ठीक है, तो वो कहता है इस फ्रायर ने ना एक दिन पूरा लगाया, और इस फ्रायर ने मेरी बीवी का इतना सुंदर पोर्ट्रेट बनाया। मैं किसी और होता तो मैं अलाउ नहीं करता मेरा बीवी का पोर्ट्रेट बनाने के लिए, लेकिन मेरे डचेस का पोर्ट्रेट बनाने के लिए मैंने इस फ्रायर को अलाउ करा, और फ्रायर ने बनाया और बेहतरीन बनाया, एक दिन पूरा काम किया, तब जा करके मेरी बीवी का इतना सुंदर पोर्ट्रेट बन पाया। वो कहता है विल यू प्लीज सिट एंड लुक एट हर। अब वो कहता है उसको, मैसेंजर को, चलो बैठो प्लीज़ यहाँ पे, और क्या आप उसको देखोगे थोड़ी देर के लिए? वो कहता है आई सेड फ्रा पेंडोल्फ बाय डिज़ाइन, मैंने जानबूझ कर कहा था, मैंने उस फ्रायर को, जब मेरी बीवी का चित्र बना रहा था, मैंने उसको जानबूझ कर कहा था, बाय डिज़ाइन यानी इंटेंशनली, है ना, मैंने इंटेंशनली उसको कहा था। क्या कहा था? फॉर नेवर रीड स्ट्रेंजर्स लाइक यू दैट पिक्चर्स काउंटेनेंस द डेप्थ ऑफ द पैशन ऑफ इट्स अर्नेस्ट ग्लांस। मैंने कहा था, जानबूझ कर कहा था मैंने फ्रा पेंडोल्फ को कि भैया वो चित्र बनाए ना, मेरी बीवी का पोर्ट्रेट बनाए, तो वो ऐसा बनाना। कैसा बनाना? नेवर रीड द स्ट्रेंजर्स लाइक यू, कि तुम्हारे जैसे अजनबी जब भी आ जाएं तो वो पिक्चर्स काउंटेनेंस, पिक्चर के फेशियल एक्सप्रेशन, काउंटेनेंस क्या होते हैं? उसके फेशियल एक्सप्रेशन को वो कभी भी ना समझ पाए, ना ही वो डेप्थ एंड द पैशन ऑफ द इट्स अर्नेस्ट ग्लांस, इसकी आंखों के अंदर जो ग्रेवनेस दिख रही है, इसकी आंखों के अंदर जो डेप्थ दिख रही है, इसकी आंखों के अंदर जो पैशन दिख रहे हैं ना, उस पैशन को वो कभी नहीं समझ पाए कि इतने ग्रेवनेस, इतनी सीरियसनेस, इतनी इसकी आंखों में कौन से एक्सप्रेशन हैं, उसको तुम्हारे जैसे अजनबी ना समझ पाए, उसके डेप्थ और पैशन को ना समझ पाए। तो मैंने जानबूझ करके फ्रा पेंडोल्फ से कहा था कि ऐसा पोर्ट्रेट बनाना जिसको हर कोई ना समझ पाए, बल्कि कौन समझ पाए? बट टू माई सेल्फ दे टर्न, केवल मैं समझ सकता हूँ उनको, हर कोई नहीं समझ सकता। तो इस पोर्ट्रेट में तुम देख रहे हो ना, इतना शानदार बनाया हुआ, इतने बढ़िया तरीके से डिज़ाइन किया हुआ, केवल मैं ही हूँ जो समझ सकता हूँ ये क्या कहना चाहती है, केवल मैं ही है जो समझ सकता हूँ इसके अर्नेस्ट ग्लांस, इसके सीरियस ग्रेव, इसके पैशन, उसे मैं समझ सकता हूँ। और वो भी क्यों? क्योंकि नन पुट्स बाय द कर्टेन आई हैव ड्रॉन फॉर यू, क्योंकि इसके सामने जो पर्दा लगा हुआ है ना, यहाँ पे एक पर्दा लगा हुआ है, एंड नोबडी इज़ हैविंग द राइट, इसको सरकाने का राइट किसी के पास भी नहीं है, केवल और केवल मैं ही हूँ जो क्या कर सकता हूँ, इस पर्दे को हटा सकता हूँ, तो इसीलिए वो मुझे दिखाई देते हैं। एंड सीम्ड, और हो सकता है तुमसे पहले भी लोग आए, और मुझे लगता है कि वो लोगों में अगर डस्ट यानी DURST, डस्ट यानी साहस, ठीक है, अगर उन लोगों में साहस होता शायद वो भी मुझसे पूछते कि भैया आपकी डचेस के चेहरे पे ये ग्लांस आया, ये चमक आई, ये निशान आए, ये ग्लो आया, ये किस तरीके से आया। तो देखो, राजा से उसकी पत्नी के बारे में पूछना हर किसी के बस की बात तो है नहीं, एक आम बात भी नहीं है किसी राजा से उसकी पत्नी के बारे में पूछ लो, क्योंकि डर सबको लगता है, राजा के सामने तो वैसे भी नहीं पूछ सकता कोई। तो वो कहता है कि भैया तुमसे पहले भी यार बहुत से लोग देखने के लिए आए, लेकिन अगर उनमें साहस होता तो शायद वो मुझसे ये क्वेश्चन जरूर पूछते कि राजा जी, ड्यूक साहब, इसकी चेहरे पर ये ग्लांस आया, ये चमक आया, या इसका क्या कारण था। इसीलिए सो नॉट द फर्स्ट आर यू टू टर्न एंड आस्क अस, इसलिए तुम वो पहले व्यक्ति नहीं हो जो मुझसे इस तरह का प्रश्न पूछोगे। तो इस तरीके से उसने चित्र दिखाया, और फिर वो बोलना है सर इट वॉज नॉट, अब देखो उसके चेहरे पे ग्लांस आया तो वो जस्टिफाई कर रहा है क्या, इट वॉज नॉट हर हस्बैंड्स प्रेजेंस ओनली। देखो पुराने ज़माने में क्या होता था, पति बगल से निकलता था तो पत्नियां शर्मा करके हंस दिया करती थी, लेकिन वो बोलता है ड्यूक, सर इट वॉज नॉट हर हस्बैंड प्रेजेंस ओनली कॉल दैट स्पॉट ऑफ जॉय, मेरी बीवी के चेहरे पे ये स्पॉट ऑफ जॉय आया है, मेरी बीवी के चेहरे पे ये ब्लश आया है, स्पॉट ऑफ जॉय यानी ब्लश आया है, शर्मा जाना, ये इसलिए नहीं आया है क्योंकि उसका पति वहाँ पर उपस्थित था, है ना। मेरी बीवी के गालों पे, डचेस के चीक पे ये स्पॉट ऑफ जॉय, ये शर्म, ये सुर्ख लाल उसके गाल जो हो गए हैं वो इसलिए नहीं हो गए कि उसका पति था, परहैप्स शायद ऐसा हुआ होगा। कैसा कि फ्रा पेंडोल्फ, उसका चित्र बनाने वाला जो चित्रकार था फ्रा पेंडोल्फ, चांस ड्यू टू से, शायद उसने उन्हें कहा होगा हर मेंटल लैप्स ओवर लेडीज रिस्ट टू मच। मैडम आपका जो मेंटल है ना, मेंटल यानी क्लोक, जो क्लोक पहनती थी पहले महिलाएं, बड़ा सा चोगा पहनती थी, मैडम इसने आपकी रिस्ट को जो है बहुत ज़्यादा ढक लिया है। या फिर उसने ये भी कहा होगा मैडम पेंट मस्ट नेवर होप टू रिप्रोड्यूस द फेंट हाफ फ्लश दैट डाइज अलॉन्ग हर थ्रोट। मैडम मेरे पास है ना ऐसा कोई पेंट ही मौजूद नहीं है
इतने बेहतरीन मेरे पास कलर हैं, इतने बेहतरीन मेरे पास पेंट है, लेकिन दे आर नॉट एनफ मैडम, ये पर्याप्त नहीं है। ये रिप्रोड्यूस, ये वापस आपकी जितनी सुंदरता है ना उसकी हाफ फ्लश आधी सुंदरता भी ये बना पाने में असक्षम है, ये नहीं बना पाएंगे। ऐसा उसने कहा होगा कि मैडम आपका इतना सुंदर चेहरा है, गले तक आप इतनी, थ्रोट तक आप इतनी सुंदर दिखाई दे रही हो, और आपकी जितनी सुंदरता है ना मेरे पास तो वो कलर भी नहीं है जो आपकी सुंदरता को इस कैनवास पर उकेर पाएँ। और बस इतना सा उसने कहा होगा। और ये क्या था, सच स्टॉफ वॉज कट, शिष्टाचार के नाम पे हर कोई भी ये बात कह देता है। शी थॉट, उसने सोचा, एंड कॉज एनफ फॉर कॉलिंग अप दैट स्पॉट ऑफ जॉय, और इतनी बात उसके लिए पर्याप्त थी कि उसके चेहरे पर ये सुन करके थोड़ी सी शर्मिंदगी आ गई, थोड़ा सा वो शर्म आ गई, थोड़ा सा उसके चेहरे पे चीक्स जो थे उसके सुर्ख लाल हो गए, है ना। तो वो कहता है शिष्टाचार के नाते उसने कहा, फ्रायर ने कहा, और वो बस इतनी छोटी सी बात पर खुश हो गई, और छोटी सी बात पर ही उसके चेहरे पर ये स्पॉट ऑफ जॉय आ गया। के पास कोई दिल भी था क्या, मैं कैसे कह सकता हूँ, क्यों, बिकॉज टू सून मेट ग्लेड टू इजीली इम्प्रेस्ड, वो बड़ी जल्दी तो खुश हो जाती थी, ग्लैड यानी हैप्पी, वो बड़ी जल्दी खुश हो जाती थी, एंड टू इजीली इम्प्रेस्ड, और उसको हर कोई बड़ी आसानी से इम्प्रेस कर सकता था, वो हर किसी से बहुत जल्दी से प्रभावित हो जाती थी। शी लाइक्ड वॉट एवर शी लुक्ड ऑन, वो जो कुछ भी देखती थी ना वो पसंद करती थी उसको, एंड हर लुक्स वेंट एवरीवेयर, और वो जहाँ भी देखती थी उसको सब चीज़ पसंद आती थी। तो वो कहता है वो जो भी देखती थी उसको वही चीज़ पसंद आ जाती थी, और वो चारों तरफ ही देखती थी, यानी सारी चीज़ें उसको बराबर से बराबर इंप्रेस करती थी, सारी चीज़ें उसको पसंद आ जाती थी, कोई ऐसी चीज़ थी ही नहीं जिसको वो नापसंद करे, सब चीज़ें उसको पसंद आती थी। और फिर सबसे बड़ा दुख इसका है, इट वॉज ऑल वन, उसके लिए सब बराबर थे, ठीक है। वो कहता है इट वॉज ऑल वन, मेरी बीवी के लिए सब बराबर थे, मेरी डचेस के लिए सब बराबर थे। दुख तो उससे इसी बात का ये है सबसे बड़ा कि मेरी बीवी के लिए सब बराबर कैसे हो सकते हैं, मैं उसका पति था, है ना, मैं राजा हूँ, मेरी जो इज्जत है कुछ और होनी चाहिए थी दूसरों से, मेरे को तवज्जो दूसरों से ज़्यादा दी जानी चाहिए थी, लेकिन मेरी बीवी के लिए तो सब बराबर थे। माई फेवर हैट हर ब्रास्ट, वो मेरे से जितना प्यार करती थी, मेरे प्रति दिल में जितना उसके प्यार था, या वो मेरे को जितना पसंद करती थी ना, उतना ही पसंद किसको करती थी, द ड्रॉपिंग ऑफ द डे लाइट इन द वेस्ट, सूर्यास्त का समय बड़ा मस्त होता है, बड़ा अच्छा होता है, सूर्य लालिमा लिए हुए जब पश्चिम दिशा में छुपने जाता है ना, बड़ा अंदर दिल को तसल्ली देने वाला दृश्य होता है, तो बड़ा मनोहर होता है। वो उसको भी उतना ही पसंद करती थी जितना वो मेरे को पसंद करती थी, तो मेरे दिल में जितना प्यार उसके लिए था, सूर्य की ढलती हुई रोशनी के लिए भी प्यार उतना ही था। और द बफ ऑफ चेरी सम ऑफिशियस पूल ब्रोक इन टू द ऑर्चार्ड फॉर होल, ऑर्चार्ड यानी बगीचे से, ऑफिशियस फूल यानी मेरे दरबार का कोई भी मूर्ख व्यक्ति उसके लिए चेरी की बफ ब्रांच भी लेकर के आ जाता ना, तो भी वो उससे खुश हो जाती थी। एंड द वाइट म्यूल शी रोड विथ राउंड द टेरेस, वाइट म्यूल, म्यूल यानी खच्चर होता है ना, वाइट म्यूल, वो कहता है कि ये देखो बफ ऑफ चेरीज, वो कहता है कि मेरी बीवी के लिए कोई बफ ऑफ चेरीज, ठीक है, मेरी बीवी के लिए कोई लेकर के आ जाता बफ ऑफ चेरी, चेरी का कोई गुच्छा लेकर के आ जाता ना बगीचे से तोड़ करके, कोई भी ऑफिशियस फूल, तो भी मेरी बीवी क्या थी, खुश हो जाती थी। या फिर वो घूमती थी किस पे, वाइट म्यूल पे, है ना, या फिर वो किस पे घूमती हो, वाइट म्यूल पे घूमती हो, है ना। कहाँ पे, राउंड द टेरेस, टेरेस किसको कहते हैं, हाई ग्राउंड, टायर्स हम बेसिकली यहाँ अपने यहाँ छत से लेते हैं, टेरेस यहाँ पे कैसे, हाई ग्राउंड, ऊंची ज़मीन पर वो इस खच्चर पे बैठ के घूमती थी ना, तो भी उसको क्या थी, खुशी मिलती थी। तो वो कहती है मेरे प्रति उसके दिल में जितना प्यार था, उतने ही प्यार से वो शाम को ढलते हुए सूरज को भी देखती थी, उतने ही प्यार से वो उस व्यक्ति को भी देखती थी जो बगीचे से उसके लिए चेरी की बंच को तोड़ करके ले आए, और उतने ही प्यार से वो घोड़े की सवारी भी करती थी। तो वो कहता है ऑल एंड ईच, उसके लिए सभी, वुड ड्रॉ फ्रॉम हर अलाइक अप्रूविंग चीज़, सभी को वो पसंद करती थी, सभी को अप्रूविंग चीज़ देती थी, सभी को सहमति देती थी। या फिर वो ब्लश, ब्लश यानी शर्मा जाना, एटलीस्ट कम से कम शर्मा जाती थी। तो देखो ये क्या दे रहा है, बफ ऑफ चेरीज दे रहा है ना, और देखो डचेस के चेहरे पे क्या थे, लाल निशान है, सुर्ख हो गया उसका चेहरा शर्म से, है ना, किसी ने दिया कर्टसी के नाते, और कर्टसी से उसने क्या कर लिया, शर्म सुर्ख हो गई। और ये बात उसको बिल्कुल पसंद नहीं थी कि यार मैं तो उसका पति था, मेरे को अलग तरीके से ट्रीट करना चाहिए था, कोई वो खच्चर पे बैठ के घूम रही है तो भी खुश हो रही है, पश्चिम दिशा में अस्त होते हुए सूरज को देख रही है तो भी वो खुश हो रही है, कोई बेवकूफ़ उसको मेरे बगीचे से कोई चेरी का बफ ला करके देता है तो भी वो खुश हो जाती है, तो ऐसा कैसे हो सकता है। तो वो बोलता है शी थैंक्ड मैन, वो लोगों को धन्यवाद देते थे, है ना, इट इज़ ए
ग्रेट क्वालिटी ऑफ ए पर्सन। आप अगर कोई आपके लिए करता है तो अच्छी बात है, आपको थैंक्स देना चाहिए। तो वो भी कहता है शी थैंक्ड मैन, वो अच्छी बात है, वो धन्यवाद देती थी, गुड, अच्छी बात भी, देना भी चाहिए। बट थैंक्ड समहाउ आई नो नॉट हाउ एज इफ शी रैंक्ड माई 900 ईयर्स ओल्ड नेम विथ एनीबडीज गिफ्ट। अब देखो यहाँ पे ये सबसे ज़्यादा दर्द की बात है, जो सबसे ज़्यादा दर्द हुआ उसको, किस चीज़ का दर्द हुआ, वो कह रहा है कि वो लोगों को धन्यवाद देती थी, अच्छी बात है, देना भी चाहिए, है ना, बट थैंक्ड समहाउ, लेकिन वो कुछ इस तरीके से देती थी, मुझे, मैं बिल्कुल क्लियर तो नहीं कह सकता, आई नो नॉट हाउ बिल्कुल क्लियर तो नहीं कह सकता, लेकिन वो लोगों को थैंक कुछ इस तरीके से देती थी जो मुझे पसंद नहीं था। मुझे ऐसा लगता था वो दूसरों को ऐसा थैंक देती थी एज इफ शी रैंक्ड, मानो उसने मेरे गिफ्ट को इक्वल रख दिया है, किसके बराबर, विथ एनीबडीज गिफ्ट, किसी दूसरे व्यक्ति ने उसको गिफ्ट दिया उसके बराबर। तो मैंने मेरी बीवी को गिफ्ट दिया और एक बहुत प्रीशियस गिफ्ट दिया, और वो क्या गिफ्ट दिया, 900 ईयर्स ओल्ड नेम। मैंने मेरी बीवी को 900 साल पुराना नाम दिया है। 900 साल पुराना यानी ईस्ट फैमिली का था, है ना, मैंने आपको बताया था अल्फोंसो सेकंड ईस्ट फैमिली का था। तो वो कहता है मेरा वंश भी कितना है, 900 साल पुराना है। तो क्या कहता है कि मेरा वंश कितना है, मेरा वंश है 900 साल पुराना, और मेरी बीवी ने मेरे से शादी करके मेरे घर में आई तो मैंने उसको 900 साल पुराना मेरे ख़ानदान का नाम दिया। तो एक बहुत बड़ा गिफ्ट था, वो किसी और के साथ इक्वेट नहीं कर सकती। लेकिन उसने जब वो लोगों को धन्यवाद देती थी उनके गिफ्ट के लिए, तो मुझे लगता था मानो मैंने उसे 900 साल पुराना गिफ्ट दिया और किसी दूसरे व्यक्ति ने उसको कोई गिफ्ट दिया है ना, तो वो उसके लिए बराबरी थे। उसने मेरे गिफ्ट को और दूसरे लोगों के गिफ्ट को सेम रैंक का कर दिया था, से बराबर की रैंक का कर दिया था, कोई भेदभाव नहीं था। हु स्टूप टू ब्लेम दिस सॉर्ट ऑफ ट्रिफलिंग यानी चाइल्डिश एक्ट, ऐसी ओछी हरकतें, इस प्रकार की ओछी हरकतें जो क्या कर देगा आपको, स्टूप टू ब्लेम का मतलब क्या होता है, आपका स्टैंडर्ड को लोअर कर देना। तो मेरे स्टैंडर्ड को लोअर कर देने वाली ऐसी ओछी हरकतें मैं कैसे बर्दाश्त करता, कोई भी नहीं बर्दाश्त करेगा। अगर आपके बिलो द डिग्निटी काम हो रहा है, आपकी डिग्निटी को कोई कम कर रहा है, आपके मान सम्मान को कोई सोसाइटी में कम कर रहा है, तो आप कैसे बर्दाश्त करेंगे। तो ये राजा, ये ड्यूक भी यही कहता है कि इस तरीके के चाइल्डिश एक्ट को हु स्टूप टू ब्लेम यानी बिलो द डिग्निटी, अगर वो मेरे को दिखाने की कोशिश करेगी तो दिस सॉर्ट ऑफ ट्रिफलिंग, इस प्रकार के चाइल्डिश एक्ट को कौन बर्दाश्त करेगा मेरे में, मैं तो नहीं करूँगा। तो कहता है इवन हैड यू स्किल, मान लो कि चलो आपके अंदर इन स्पीच यानी बोलने की कला हो, इवन हैड यू स्किल इन स्पीच, मान लो कि अगर आपके पास बोलने की कला होती, जो वो कहता है कि मेरे पास नहीं है, विच आई हैव नॉट, मेरे पास तो नहीं है। अगर मान लो आपके पास बोलने की कला होती जो मेरे पास नहीं है, तो मैं क्या करता, टू मेक योर विल क्वाइट क्लियर टू सच एन वन एंड से, वो कहता है कि अगर आपके पास बोलने की कला होती जो मेरे पास नहीं है, और क्या बोलने की कला होती, टू मेक योर विल यानी इच्छा, कि आप अपनी इच्छा उसको बिल्कुल स्पष्ट रूप से कह देते, और क्या कहते हैं, जस्ट दिस और दैट इन यू डिस्गस्ट मी, कि यार देखो तुम ये जो हरकतें करती हो ना, इनसे मुझे नफरत है, डिस्गस्ट यानी नफरत है, मुझे घृणा है इन हरकतों से तुम्हारी, ऐसा तुम्हें नहीं करना चाहिए। हेयर यू मिस, मैं उससे कहता, या आप में बोलने की कला होती तो आप उससे कहते हेयर यू मिस, यार यहाँ तेरे को मेरे को दूसरों से ज़्यादा भाव देने चाहिए थे, दूसरों से ज़्यादा सम्मान देना चाहिए था, लेकिन यहाँ तो तूने ये चांस मिस कर दिया। और देयर एक्सीड द मार्क, और दूसरे लोगों को जो तू ये धन्यवाद दे रही है, जिस तरीके से दूसरे लोगों को तो अप्रिशिएट कर रही है ना, वो तो ज़रूरत से ज़्यादा ही कर रही है, इतना नहीं करना चाहिए था, है ना। तो वो कहता है कि अगर मेरे में बोलने की कला होती जो कि मेरे में नहीं है, अगर बोलने की कला होती तो मैं मेरी डचेस को बोलता कि भैया तेरे अंदर ये जो चीज़ें हैं ना, इनसे मुझे नफरत है। यहाँ पे तो तूने वो चांस मिस कर दिया जब तेरे को तेरे पति को भाव देने चाहिए थे, दूसरों से अलग डिफ्रेंशिएट करना चाहिए था, उसको तवज्जो देनी चाहिए थी, यहाँ पे तो तूने मिस कर दिया। और दूसरे लोगों से तूने गिफ्ट ले लिए और उनको जो है बहुत ज़्यादा ज़रूरत से ज़्यादा भाव दे रही है, तो यहाँ पे तूने क्या कर दी, अति कर दी, ये तेरे को नहीं करनी चाहिए थी। और मान लो जो मेरे में बोलने की कला नहीं थी इसलिए मैंने उसे बोला नहीं, और अगर मैं मान लो उसको बोल देता, एंड इफ़ शी लेट हर सेल्फ बी लेसन्स हो, और मान लो वो मेरी बातें सुन करके अपने आप को कोई शिक्षा ले लेती, और क्या शिक्षा ले लेती, नॉट प्लेनली सेट हर विट्स टू योर, कि वो कहती कि भैया मैं तेरे से सहमत नहीं हूँ, नॉट प्लेनली सेट हर विट्स टू योर्स, कि आप जो चाहते हो वो अपनी विट यानी विजडम यानी बुद्धि को उस तरीके से नहीं घुमाती, ठीक है। वो अपने आप को इस तरीके से कह देती कि भैया मैं ये काम नहीं कर सकती, फोरसूथ यानी इनफैक्ट, और वास्तव में वो क्या करती, मेड एक्सक्यूज यानी बहाने बनाती है, ठीक है। तो अगर मैं मान लो उससे कह भी देता, हालांकि मैंने उससे कहा नहीं क्योंकि बोलने की मेरे अंदर कला नहीं थी, लेकिन मान लो मैं उससे कह भी देता और मेरे कहने के बावजूद वो मेरे को एक्सक्यूज़ देती
और अपनी विट को मेरे अकॉर्डिंग नहीं चलाती या मेरे अकॉर्डिंग वो नहीं चलाती, तो क्या होता है, इवन दैट वुड बी सम सॉर्ट ऑफ स्टूपिंग। तो वो भी तो डिग्निटी यानी वो भी तो बेइज्जती की बात होती ना, वो भी तो मेरे सम्मान को ठेस पहुंचाने वाली बात होती ना। क्यों? क्योंकि राजा था और राजा ने अपनी डचेस से कहा कि तेरे को ये काम नहीं करना है। अगर वो मान जाती तब तो ठीक था, अगर बाई चांस वो नहीं मानती और वो एक्सक्यूज़ देती और वो बहाने बनाती तो वो राजा की बेइज्जती हो गई ना कि राजा ने नहीं, राजा की बात उसने नहीं मानी। तो वो कहता है लास्ट में, आई चूज़ नेवर टू स्टूप। और मैंने क्या चुना कि भैया मैं मेरी डिग्निटी, मेरे सम्मान का नाश तो मैं नहीं होने दूंगा, मेरी डिग्निटी को ठेस नहीं पहुंचने दूंगा। ओह सर, शी स्माइल्ड। और कहता है हाँ बिल्कुल, वो मुस्कुराती थी, मेरी बीवी मुस्कुराती थी, नो डाउट, कोई संदेह नहीं है। वहन एवर आई पास्ट हर, जब भी मैं मेरी पत्नी के बगल से गुजरता था ना, वो मुस्कुराती थी। लेकिन बट हु पास्ड विदाउट मच द सेम स्माइल, लेकिन दर्द इस बात का है कि उसके बगल से तो कोई भी निकल जाओ, वो सबको देख के वो मुस्कुराती थी। तो मैं कोई स्पेशल रीज़न नहीं था उसके लिए कि मैं उसके बगल से गुजर रहा हूँ तो वो मुस्कुरा रही है। वो कह रहा है हर कोई उसके बगल से गुजर जाओ, वो हर किसी को देख के मुस्कुरा रही थी, यानी मेरे में और दूसरे लोगों में उसके लिए कोई फ़र्क नहीं था, सब उसके लिए बराबर के थे। एंड दिस ग्रू, और ये हरकतें उसकी बढ़ती गई। और एक दिन ऐसा आया, आई गेव कमांड्स, मैंने ऑर्डर दे दिए। किसको ऑर्डर दे दिए? मैंने मेरे सैनिकों को ऑर्डर दे दिए। एंड दैट ऑल स्माइल स्टॉप्ड टुगेदर, और जैसे ही मैंने मेरे सैनिकों का आदेश दिया, वो हंसी हमेशा हमेशा के लिए रुक गई। ठीक है, वो हंसी किसकी? डचेस की हंसी हमेशा हमेशा के लिए रुक गई। यानी मैंने मेरे सैनिकों का आदेश दे दिया कि मार दो मेरी डचेस को। मैंने मेरे सैनिकों को आदेश दे दिया कि ये मुस्कुराहट मुझे दोबारा दिखाई नहीं देने चाहिए। और मेरे सैनिकों ने मेरे आदेश का पालन किया और दे स्ट्रेंगल्ड माई डचेस, उन्होंने मेरी डचेस का गला घोंट दिया, उसको मार दिया। और वो हंसी हमेशा हमेशा के लिए रुक गई। और उसके बाद क्या हुआ? देयर सी स्टैंड्स एज इफ अलाई। अब वो कहाँ पे? इस दीवार पे बना हुआ पोर्ट्रेट है उसका, और देखो ऐसे लग रहा है मानो वो अभी भी जिंदा है ना। देखो अपनी बता रहा, अपने बारे में बता रहा है किस तरीके से मैंने क्रूअल एक्ट किया, मेरी पत्नी को मरवा दिया। और फिर बता रहा, देखो सामने देखो कितना बढ़िया पोर्ट्रेट मैंने बनवाया है, ऐसा लग रहा है उसको देख के कि वो अभी भी जिंदा है। कुल मिला के वो बात ये बताना चाहता है, एक मैसेज देना चाहता है। किसको मैसेज देना चाहता है? वो मैसेंजर जो उसके पास आया ना, उसको एक मैसेज देना चाहता है कि मेरे को ये फ्लर्ट करना बिल्कुल पसंद नहीं है, कि मैं उस काउंट की डॉटर, जो तुम्हारी मालिक है काउंट, उसकी डॉटर से शादी कर रहा हूँ ना। तो ये आप समझ के जाना यहाँ से मैसेंजर कि मुझे फ्लर्ट पसंद नहीं है, मुझे नहीं पसंद कि वो किसी दूसरे लोगों की तारीफ़ करे, मुझे नहीं पसंद कि वो दूसरे लोगों की प्रशंसा करे, दूसरे लोगों से बात करे। क्योंकि वो क्या समझता है? उस पत्नी को अपनी प्रॉपर्टी समझता है ड्यूक। इसलिए वो एक मैसेज भी देना चाह रहा है मैसेंजर को कि वो ऐसी लड़कियां पसंद करता है कि लड़कियां दूसरों के साथ फ्लर्ट नहीं करे, केवल राजा की प्रशंसा करे, राजा के गुणों का बखान करे। ठीक है, इतनी बात बता दी अब उसने उसको मैसेंजर को। अब वो कहता है विल प्लीज़ यू राइज, चलो आप खड़े हो जाओ, बहुत बता दिया मैंने, अब प्लीज़ आप खड़े हो जाएंगे। वी विल मीट द कंपनी बिलो, नीचे कुछ लोग आए हैं हमसे मिलने के लिए, हम मिलते हैं उनसे नीचे चल करके। आई रिपीट, फिर वो कहता है मैं दोबारा कहता हूँ, है ना। देखो अब जोर दे रहा है इस पर, आई दोबारा कहता हूँ। ठीक है, अब मुझे मालूम पड़ेगा उसका शादी करने के पीछे मेन मोटिव क्या है। मैं दोबारा कहता हूँ, क्या कहता हूँ? द काउंट योर मास्टर्स, जो काउंट है ना, जो तुम्हारा मालिक है, नो वन म्यूनिफिसेंस, म्यूनिफिसेंस यानी जनरसिटी, बड़े उदार दिल का है, उसकी उदारता के बारे में कोई शंका नहीं है, वो बड़ा उदार दिल का आदमी है। इज़ एम्पल वारंट, और उसके पास बहुत धन संपत्ति है, बहुत लग्जरी है, और इतनी ज़्यादा शान और शौकत है उसके पास, इतनी ज़्यादा धन संबंधी है, धन संपदा है कि नो जस्ट प्रिटेंस ऑफ माइन फॉर डॉरी विल बी डिसअलाउड, कि मैं अगर उससे थोड़ा बहुत दहेज मांग लूँगा, रिक्वेस्ट कर लूँगा ना, प्रिटेंस कर लूँगा, उससे दहेज कर लूँगा, मांग लूँगा ना, तो ही विल ग्रांट, ही विल अलाउ, वो मेरे को दहेज दे देगा। देख लो, अब उसने मन की बात कह दी कि ही इज़ मैरिंग फॉर द डॉरी, क्योंकि काउंट जो है बड़ा दौलतमंद आदमी है। तो वो कहता है कि भैया मुझे पता है कि तुम्हारा जो मालिक है ना बड़ा दौलतमंद आदमी है, और मैं उससे अगर थोड़ा सा दहेज मांग लूँगा ना, डॉरी मांग लूँगा, तो वो डिसअलाउ तो नहीं करेगा। फिर वो अपनी बातों को संभालता है और क्या कहता है? दाऊ, हालांकि सुनो, हिज फेयर डॉटर सेल्फ एज आई अवॉर्ड, मैं शपथ खा के कहता हूँ एट स्टार्टिंग, जैसा मैंने तुम्हें शुरू में कहा था ना, मैं शपथ खा के कहता हूँ, मेरे को कसम है, हिज फेयर डॉटर इज़ माई ऑब्जेक्ट, प्यार तो मेरे को उसकी बेटी से ही है, मेरे को दहेज से कोई लेना देना नहीं है, मेरा मुख्य ऑब्जेक्ट, मुख्य लक्ष्य तो उसकी बेटी है, मेरा मोटिव शादी करने का उसकी बेटी है, उसकी बेटी से मैं बड़ा प्यार करता हूँ। हालांकि मुझे फिर भी पता है कि तुम्हारा मालिक बड़ा धन संपदा वाला है, बहुत पैसे हैं, मैं थोड़ा बहुत दहेज मांग लूँगा तो मना नहीं करेगा, आराम से दे देगा, और वो इतना एम्पल है, इतना ज़्यादा पैसा उसके पास है कि वो बहुत सारा दहेज दे सकता है, तो वो अलाउ नहीं करेगा, वो
डिनाई नहीं करेगा, मना नहीं करेगा मेरी डिमांड को, लेकिन मैं तेरे को कसम खा के कहता हूँ मैसेंजर, मुझे प्यार उसकी बेटी से है। मैंने तेरे को शुरू में भी कहा था, शुरू से मैं उसकी बेटी से ही प्यार करता हूँ। आई अवॉइड यानी मैं कसम खा के कहता हूँ, मैं टेकिंग एन ओथ फॉर द गॉड्स सेक, मैं कहता हूँ उसकी बेटी से मुझे प्यार है। नहीं चलो ठीक है, खड़े हो, खड़े हो, वी विल गेट गो टुगेदर डाउन, हम दोनों नीचे चलते हैं सर, चलिए। अब देखो नीचे आ रहा है तो वो उसको अपनी अहमियत भी बताएगा। देखो मैं कोई छोटा मोटा आदमी नहीं हूँ। नीचे उतरते उतरते सीढ़ियों से वो इशारा करता है और देखता है नोटिस नेपच्यून, देखो सामने नेपच्यून दिखाई दे रहा है। नेपच्यून कौन सा है? समुद्र का देवता है ना, सी गॉड है नेपच्यून। वो देख रहा है, देखो नेपच्यून दाउ टेमिंग ए सी हॉर्स, जो क्या कर रहा है, टेम यानी पालतू होता है, लेकिन पालतू का मतलब क्या हो रहा है, कंट्रोल करना। तो नीचे उतरते उतरते वो एक स्टेचू दिखाता है उसको। किसको दिखा रहा है? मैसेंजर को स्टेचू दिखा रहा है हमारा ड्यूक। और वो क्या कहता है, देखो बड़ा ही सुंदर यहाँ पे एक नेपच्यून का स्टेचू रखा हुआ है। नेपच्यून क्या कर रहा है? सी हॉर्स को टेम कर रहा है, दाओ ए रॉयल्टी। और ये क्या है? बड़ा ही रेयर पीस ऑफ स्टेचू है, कहीं नहीं मिलता, बहुत दुर्लभ है संसार में इसको ढूंढना, लेकिन मेरे पास है। तो अपनी अहमियत बता रहा है कि भैया मेरे पास ऐसे रेयर तोहफे हैं। कौन से तोहफे हैं? ये वाला देखो, स्टेचू ऑफ नेपच्यून। हर कहीं ये नेपच्यून का स्टेचू नहीं मिलेगा, हर कहीं ये नेपच्यून का स्टेचू नहीं दिखाई देता, लेकिन मेरे पास ये नेपच्यून का क्या है? स्टेचू है ना। मेरे लिए ये नेपच्यून का स्टेचू किसने कास्ट, विच क्लॉज ऑफ इनसबर्ग कास्ट, जो क्लॉज ऑफ इनसबर्ग ने बनवाया था मेरे लिए, काई में ब्रॉन्ज यानी कांसे के अंदर उसने मेरे लिए बनवाया था। एंड इट इज़ ए वेरी रेयर पीस टू फाइंड आउट इन दिस वर्ल्ड, एंड आई एम हैविंग दिस पीस ऑफ गिफ्ट अलॉन्ग विथ मी, मेरे पास ये पीस ऑफ गिफ्ट है। तो तुम सोचो कि मेरी अहमियत लोगों की नज़रों में क्या है, तुम सोचो कि मेरी लोग कितना इज्जत करते हैं, तुम सोचो कि समाज के अंदर मैं किस ओहदे में हूँ, मैं बहुत सम्मानीय व्यक्ति हूँ। इसीलिए मैसेंजर, तुम्हारा मालिक मुझे लगता है मेरी प्रतिष्ठा के अकॉर्डिंग मुझे तो दहेज दे ही देगा, है ना। उसका मोटिव तो यही है मेन मांगने का। तो मुझे लगता है कि शायद मेरी जो मांग है, मेरी जो डिमांड है डॉरी के लिए, वो डिसअलाउ नहीं करेगा। हालांकि बेटी से उसके प्यार करता हूँ, लेकिन देखो मेरे पास, मेरे घर में, मेरे महल में इतने दुर्लभ गिफ्ट हैं जो लोगों ने मुझे दिए हैं। तो ये दर्शाते हैं कि मेरा अपने आप में कितना ओहदा है, कितनी प्रतिष्ठा है, कितना सम्मान है सोसाइटी के अंदर, और लोग मुझे क्या समझते हैं। और इसीलिए मैं मैसेंजर तुम्हारी काउंट से भी यही उम्मीद करता हूँ कि वो मेरे पद के अकॉर्डिंग, वो मेरे ओहदे के अकॉर्डिंग, वो मेरे प्रतिष्ठा के अकॉर्डिंग मुझे दहेज देगा। और उसकी बेटी से भी यही उम्मीद करता हूँ कि वो मुझे और सिर्फ मुझे ही प्यार करेगी और मेरी ही बातों को मानेगी। तो यही कुछ मैसेज था जो उसने ड्रामेटिक मोनोलॉग में दिया। और आपने देखा कि यहाँ पे सिर्फ आपसे ड्यूक बातें कर रहे हैं, उसका मैसेंजर हर समय प्रेजेंट है, लेकिन मैसेंजर ने आपसे कोई बात नहीं करी है, पूरी की पूरी बात ड्यूक नहीं करी है। तो यही था आज की इस पोएम के अंदर रॉबर्ट ब्राउनिंग की, जिसका टाइटल था माई लास्ट टचेस। आप सभी का देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सिंप्लीफाई करने की मैंने पूरी कोशिश करी थी। मुझे लगता है कि शायद ये वीडियो देखने के बाद पूरी पोएम आप लोगों के लिए समझ में आ गई होगी। अब आप लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना। मिलते हैं जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको चाहिए कि स्पेशल किसी पर्टिकुलर पोएम पे वीडियो बनाया जाए तो वो मेरे सामने मेंशन करिए। बाकी मिलते हैं जल्दी, धन्यवाद।